अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम ऐसी कंडीशन पढ़ने वाले हैं जिसमें ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी माइक्रो वेसल्स हैं उनके अंदर क्लॉटिंग हो जाती है ना अजीब बात। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिसिमिनेटेड, यानी स्प्रेड कर जाती है इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन। वेसल्स के अंदर कोआगुलेशन जो है वो स्प्रेड कर जाती है। तो डिसिमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन जो है वो एक कम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशन है जो कि करेक्टराइज की जाती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स इन स्मॉल ब्लड वेसल थ्रू आउट द बॉडी। तो यहाँ पे DIC हो गया है क्लियर। क्या कॉजेज हो सकती हैं DIC की, कौन सी कंडीशन लीड करती हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कंडीशन सेप्सिस। आपको पता है सेप्सिस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसमें ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेप्सिस है, इन्फेक्शन है, वो स्प्रेड कर जाता है और बॉडी उसको रिस्पॉन्स कर रही होती है बाय इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। ये जो एक्टिव सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में, वो क्या करते हैं, वो कोआगुलेशन सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। आपको पता है ह्यूमन बॉडी के अंदर एक कोआगुलेशन सिस्टम होता है। किसी भी इंजरी के रिस्पॉन्स में, ट्रॉमा के रिस्पॉन्स में, ब्लीडिंग के रिस्पॉन्स में वो एक्टिवेट हो जाता है। उसकी एक्टिवेशन में क्या होता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं फिब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ये क्या करते हैं, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो अगर किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी आ जाती है जो क्लॉटिंग सिस्टम को जो है वो उसके फंक्शन को इम्पेयर कर देती है, तो उस वजह से DIC हो सकता है, जैसे कि हमने सेप्सिस की एक कंडीशन पढ़ी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ट्रोमा। ट्रोमा में क्या होता है, किसी भी इंजरी के रिस्पॉन्स में जो एंडोथेलियल डैमेज होता है वेसल्स के अंदर, वो टिश्यू फैक्टर रिलीज करता है। टिश्यू फैक्टर क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं कोआगुलेशन सिस्टम को और अगेन इम्पेयर हो सकता है कोआगुलेशन सिस्टम और DIC की कंडीशन डेवलप कर सकती है। कैंसर, मोस्टली जो हेमेटोलॉजिकल कैंसर्स हैं, ब्लड कैंसर है, फॉर एग्जांपल ल्यूकेमिया की कंडीशन है, उसमें भी क्या होता है, ये सब्सटेंसेस रिलीज करती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, DIC डेवलप कर सकता है, कोआगुलेशन सिस्टम इम्पेयर हो सकता है। शॉक की कंडीशन, शॉक स्टूडेंट्स आपको पता है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन सेप्टिक शॉक फॉर एग्जांपल, ये क्या करता है, उसमें भी एक्टिव सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में जो क्या करते हैं, कोआगुलेशन सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और उसको इम्पेयर भी कर सकते हैं। अब्रप्टिव प्लेसेंटा, प्लेसेंटल अब्रप्शन एक कंडीशन होती है जिसमें बिफोर द डिलीवरी क्या होता है, प्लेसेंटा सेपरेट हो जाती है फ्रॉम द यूट्रस। ये भी क्या करेगी, इससे भी एंडोथेलियल डैमेज हो सकता है, टिश्यू फैक्टर रिलीज होते हैं। टिश्यू फैक्टर रिलीज होगा तो वो कोआगुलेशन सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा और उसकी फंक्शनिंग इम्पेयर हो सकती है, DIC डेवलप कर सकता है। देन आ जाता है टॉक्सिन्स। आपको पता है जो बैक्टीरियाज होते हैं वो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। इससे क्या होता है, जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, एक्टिव सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जो कोआगुलेशन सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं और उसकी फंक्शन हो सकता है इम्पेयर हो। एलर्जिक रिएक्शन, नॉर्मली एलर्जी जो है वो बॉडी को उस तरह से डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन अगर एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो जाए, स्वेयर एलर्जिक रिस्पॉन्स बॉडी प्रोड्यूस करे, तो उसमें भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर एक्टिव सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं, कोआगुलेशन सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और अगेन DIC की कंडीशन डेवलप कर सकती है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द कॉजेज ऑफ DIC, डिसिमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन। अब किस तरह से कोआगुलेशन जो है वो डेवलप करती है और क्या क्या रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी इसकी देख लेते हैं। जो भी इलनेसेस हमने कॉजेज देखी, जैसे कि सेप्सिस देखा है, ट्रोमा देखा है, कोई भी मैलिग्नेंसी है, ब्लड कैंसर्स हैं, ये क्या करते हैं, पैथोलॉजिकली एक्टिवेट कर देंगे कोआगुलेशन सिस्टम को। नॉर्मली कोआगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा बल्कि पैथोलॉजिकल एक्टिवेशन हो जाएगी कोआगुलेशन सिस्टम की। अब जब ये कोआगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगी। थ्रोम्बस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी इन माइक्रो सर्कुलेशन, छोटी छोटी जो वेसल्स हैं उनके अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, क्लॉट बनने शुरू हो जाएंगे। ये क्लॉट्स क्या करेंगे, कंजम्पशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब जितनी वेसल्स के अंदर कोआगुलेशन हो रही है, प्लेटलेट्स कंज्यूम हो रहे हैं, यानी उसकी कोआगुलेशन करने में, ब्लड की कोआगुलेशन में सारे प्लेटलेट्स कंज्यूम होते जा रहे हैं। जब प्लेटलेट्स सारे कंज्यूम होते जाएंगे तो बॉडी के अंदर से क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो रिडक्शन आना शुरू हो जाएगी उसके अंदर, तो इस तरह से ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन केस ऑफ एनी इंजरी तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है और एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो सकती है। एंड देन थ्रोम्बस फॉर्मेशन जो माइक्रो सर्कुलेशन में हुई है वो टिश्यू इस्कीमिया भी करवाएगी कि सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगी, ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा टिश्यू ऑर्गन्स को, तो वहाँ पे क्या होना शुरू होगा, टिश्यू सेल डेथ स्टार्ट हो जाएगी जिसको हम इस्कीमिया बोलते हैं। और इस तरह से एंड ऑर्गन डैमेज, तो जिन ऑर्गन्स को प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है वेसल्स के अंदर ब्लॉकेजेस की वजह से, तो वो ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ DIC, डिसिमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन। सो स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं कि कौन से साइंस जो हैं वो प्रेजेंट करेंगे कि बॉडी की वेसल्स के अंदर कोआगुलेशन हो गई है।
सो हेमरेज होगा। हेमरेज मैंने आपको पहले बताया, जितने क्लॉटिंग फैक्टर कंज्यूम होते जा रहे हैं बॉडी के अंदर, क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती जा रही है, तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो हेमरेज हो सकता है। इंटरनल हेमरेज भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। स्किन चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। आपको पता है जब माइक्रो सर्कुलेशंस के अंदर क्लॉट्स बनते हैं तो नर्व एंडिंग्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर और पेन की सेंसेशन इम्पेयर हो सकती है। किसी को पेन की सेंसेशन ज़्यादा आएगी, किसी को पेन की सेंसेशन कम आएगी, और टेम्परेचर की सेंसेशन भी इम्पेयर हो जाएगी। साइनोसिस हो सकती है एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर, साइनोसिस होना शुरू हो जाएगी क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है, ब्लॉकेजेस आ रही हैं, जिसकी वजह से साइनोसिस होना शुरू हो जाएगी, हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी। देन स्टूडेंट रेस्पिरेटरी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। रेस्पिरेटरी चेंजेस में हमने पहले भी देखा कि बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम, क्योंकि सर्कुलेशन अब इम्पेयर हो चुकी है, जिसकी वजह से बॉडी टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया के सिम्टम्स आएंगे। कैपिलरी रीफिल टाइम, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी फिंगर को प्रेस करती हूँ, इस तरह से लाइट सा प्रेशर देती हूँ, तो ये जो वापस इसकी कंडीशन आ रही है, रेडनेस हो रही है, ये एक मेरा रिस्पॉन्स है जो कैपिलरी रीफिल टाइम है। अगर ये टाइम 2 सेकेंड्स या उससे कम है तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर ये 2 सेकेंड से ऊपर चला जाता है, फॉर एग्जांपल मोर देन 35 सेकेंड्स हो गया है, तो इट मीन्स बॉडी के अंदर कोगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, इम्पेयर है। तो इस तरह से कैपिलरी रिफिल टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा पेशेंट का, ये भी एक साइन आएगा। जीआईटी चेंजेस आना शुरू होंगे। जीआईटी के अंदर क्या चेंजेस आएंगे मैंने आपको पहले डिस्कस किया। गैस्ट्रिक पेन हो सकती है, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीड कर सकता है पेशेंट, और हार्ट बर्न की कंडीशन होगी पेशेंट के अंदर। रीनल चेंजेस आना शुरू होंगे। किडनी के अंदर क्या प्रॉब्लम आएगी, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं है, किडनी का फंक्शन इम्पेयर होना शुरू हो जाएगा। क्रेटिनिन लेवल, किडनी का जो फिल्टरिंग फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। ब्लड यूरिया लेवल जो है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। न्यूरोलॉजिकल चेंजेस में जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया माइक्रोवेस्कुलर थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, नर्व एंडिंग्स भी डैमेज होंगी। पेशेंट की ओरिएंटेशन, सीएनएस डैमेज आ सकता है, सीएनएस डैमेज होगा, ओरिएंटेशन पेशेंट की कम होगी। पपिलरी रिजेक्शन जो है वो रिस्पॉन्स उसका कम होना शुरू हो जाएगा। आपको पता है जब आप लाइट की तरफ देखते हैं तो आपकी जो प्यूपल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट करते हैं, तो ये भी रिस्पॉन्स पेशेंट का कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सीएन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इसको कंट्रोल करता है। सीएनएस डैमेज होने की वजह से पेशेंट के रिस्पॉन्सेज कम होना शुरू हो जाएंगे। रिस्पॉन्स टू कमांड मतलब अगर आप पेशेंट को कोई कमांड देते हैं, कुछ करने का बोलते हैं, तो वो उस कमांड को फॉलो नहीं करता, उसका रिस्पॉन्स कम आ रहा होता है। तो ये भी एक न्यूरोलॉजिकल चेंज है जो एक्सपीरियंस करता है पेशेंट डीआईसी का। सो स्टूडेंट्स, ये साइंस हैं जो पेशेंट एक्सपीरियंस करता है डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन के अंदर। अब हम चलते हैं डायग्नोसिस की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट डीआईसी से सफ़र कर रहा है। तो हम कुछ लेबोरेटरी टेस्ट करवाएंगे जिसमें हम प्लेटलेट काउंट चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है ब्लड के अंदर। तो अगर ये लेवल जो हैं वो पेशेंट के डिक्रीज़ हो गए हैं, प्लेटलेट्स कंज्यूम होते जा रहे हैं कोगुलेशन की वजह से, तो ऑब्वियसली इनके लेवल्स हमें कम मिलेंगे, 1 लाख तक मिल जाते हैं, और समटाइम इतना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इतना प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है कि वो 50,000 तक आ जाते हैं। तो प्लेटलेट काउंट हमें कम मिलेगा। ये भी एक इन्वेस्टिगेशन है जो कि रिप्रेजेंट करेगी कि पेशेंट को डीआईसी है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, आपको पता है अगर आपका ब्लड प्लाज्मा, अगर लिक्विड प्लाज्मा लिया जाए तो उसके क्लॉट होने में कितना टाइम लगता है, ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम 11 to 13.5 सेकेंड्स तक होता है नॉर्मली, लेकिन अगर ये टाइम इंक्रीज़ कर जाए तो इट मीन्स क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो कंज्यूम हो चुके हैं, ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी है, तो ये भी रिप्रेजेंट करेगी पेशेंट डीआईसी से सफ़र कर रहा है। थ्रोम्बिन टाइम, अगर लिक्विड प्लाज्मा के अंदर हम कोई थ्रोम्बिन ऐड करते हैं, थ्रोम्बिन सब्सटेंसेस ऐड करते हैं, तो उसका जो नॉर्मल क्लॉट होने का टाइम होता है उसको हम थ्रोम्बिन टाइम कहते हैं। ये 14 to 16 सेकेंड तक होता है नॉर्मली, लेकिन अगर ये टाइम इंक्रीज़ कर जाए तो इट मीन्स पेशेंट डीआईसी से सफ़र कर रहा है। ओके, नेक्स्ट ऐसा आ जाता है डी डाइमर। स्टूडेंट, जब भी फिब्रिनोलाइसिस होती है यानी क्लॉट की रिजोल्यूशन होती है, क्लॉट डिजोल्व होता है, तो एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसको हम डी डाइमर प्रोटीन होती है, ये प्रोड्यूस होती है एज अ बाई प्रोडक्ट। तो अगर इसका लेवल इंक्रीज हो तो इट मीन्स बॉडी जो क्लॉट फॉर्मेशन हो चुकी थी, इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन हुई हुई है, उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, जिसके रिजल्ट्स में डी डाइमर जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं और उसका लेवल इंक्रीज मिल रहा है। तो ये भी एक इंडिकेटर है कि पेशेंट डीआईसी से सफ़र कर रहा है। नॉर्मली इसका लेवल 2 to 4 ग्राम पर मिलीलीटर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इंक्रीज़ कर जाता है डीआईसी के अंदर।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट टेस्ट आ जाता है फिब्रिनोजेन। आपको पता है थ्रू आउट द बॉडी कोआगुलेशन चल रही है, फिब्रिनोजेन जो है वो कंज्यूम होती जा रही है, तो उसके भी लेवल्स बॉडी के अंदर कम रह जाएंगे। तो ये भी एक इंडिकेटर होगा DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन को डायग्नोस करने के लिए। सो स्टूडेंट्स ये इसकी लेबोरेटरी टेस्ट हैं जो आपने DIC के पेशेंट के अंदर करवाने हैं और उसके लेवल्स प्रिडिक्ट करेंगे। उसके लेवल जो है वो हमें बताएंगे कि पेशेंट डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन से सफ़र कर रहा है। स्टूडेंट्स अब आप ये सोच रहे होंगे इतनी कम्प्लेक्स कंडीशन को हमने मैनेज कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स ये एक कम्प्लेक्स कंडीशन है चूँकि, तो हमने कुछ ऐसी थेरेपीज़ करनी है, ऐसी मेडिकल मैनेजमेंट करनी है ताकि हम हेमरेज को भी डील कर सकें। इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन हो रही है, क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं और कंज्यूम होते जा रहे हैं, उनको भी हमने रिस्टोर करना है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को भी ट्रीट करना है। तो हम मेडिकल मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, करेक्ट करना है टिश्यू इस्कीमिया को। जो ऑर्गन डैमेज होता जा रहा है माइक्रोवास्कुलर कोआगुलेशन की वजह से, उसको हमने करेक्ट करना है। पेशेंट की ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करना है। ऑक्सीजनेशन हम देंगे ताकि जो रेस्पिरेटरी चेंजेस आ रही हैं, साइनोसिस की कंडीशन हो रही है, पेशेंट की हाइपोक्सिया की कंडीशन है, उसको हम ट्रीट कर सकें। रिप्लेसिंग फ्लूइड्स, अब हमने क्या करना है कि पेशेंट का जो प्लाज्मा है जिसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, हमने फ्रेश प्लाज्मा के साथ जो है वो उसको रिप्लेस कर देना है जिसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे। हम RBCs भी दे सकते हैं, पेशेंट को प्लेटलेट्स भी ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। सो हमने रिप्लेस करना है फ्लूइड्स को। करेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, जो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस आ रहे हैं, चाहे वो हाइपोकलीमिया है या हाइपरकलीमिया है, उसको हम ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने प्लेटलेट रिप्लेसमेंट भी करनी है। प्लेटलेट काउंट अगर पेशेंट का बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो हम प्लेटलेट्स भी दे सकते हैं, जिसमें हम क्रायोप्रेसिपिटेट एक प्रोडक्ट होती है जो हम ब्लड से एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लाज्मा से, जिसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फिब्रिनोजेन होती है, फैक्टर 5 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 भी होता है। ये हम क्या करते हैं, पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं। हेपरिन इन्फ्यूजन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन हम देंगे ताकि ये जो कोआगुलेशन हो रही है इसको हम स्टॉप कर सकें। स्टूडेंट्स हम फिब्रिनोलिटिक इनहिबिटर्स भी देंगे। जो फिब्रिनोलाइसिस चल रही है, क्लॉट को रिजॉल्व करने के लिए बॉडी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है, फिब्रिनोलिटिक एक्टिविटी चल रही है, उसको हम रिड्यूस करने के लिए ताकि क्लॉट की रेजोल्यूशन ना हो और ब्लीडिंग के चांसेस जो हैं वो मिनिमाइज हो जाएं, तो हम फिब्रिनोलिटिक इनहिबिटर्स देते हैं जो फिब्रिनोलाइसिस को स्टॉप करता है। सो स्टूडेंट्स ये थी मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ DIC। सो स्टूडेंट्स आज हमने एक बहुत ही कम्प्लेक्स कंडीशन को डिस्कस किया, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन में, जिसमें पूरी बॉडी के अंदर वेसल्स के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। इसकी हमने काजेज देखी, जिसमें सेप्सिस है, शॉक की कंडीशन है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, टॉक्सिन्स की वजह से होता है, या किसी भी एनाफ्लेक्टिक रिस्पॉन्स, एनाफ्लेक्टिक शॉक की वजह से हो सकता है। देन हमने उसकी पैथोफिजियोलॉजी देखी, कैसे जो है वो क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है और वो क्लॉट फॉर्मेशन कैसे ब्लीडिंग और टिश्यू डैमेज और ऑर्गन डैमेज की तरफ लीड कर रहा था। देन हमने साइन देखे जिसमें हेमरेज हो रहा था, स्किन चेंजेस आ रही थी, रेस्पिरेटरी किडनी इफेक्ट हो रहा है, इवन सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस भी आ रही। फिर हमने कुछ लैब टेस्ट के थ्रू हमने क्या किया, डायग्नोस कर लिया DIC को। प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करके, थ्रोम्बिन टाइम, फिब्रिनोजेन लेवल चेक करके और D डायमंड टेस्ट के थ्रू हमने उसको डायग्नोस कर लिया। देन स्टूडेंट्स हमने मेडिकल मैनेजमेंट की, जिसमें हमने पेशेंट की ऑक्सीजनेशन को जो है वो करेक्ट किया था, पेशेंट के टिश्यू डैमेज को जो है वो हम ठीक कर रहे थे, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ कर रहे थे, फिब्रिनोलिटिक इनहिबिटर जो फिब्रिनोलाइसिस चल रही थी उसको ठीक किया। देन जो क्लॉट फॉर्मेशन हो रही थी उसके लिए हमने लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दी, जिससे क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।